न्यूज 18 राजस्थान, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भजनलाल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शाम 4 बजे सीएमओ में बैठक होगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर इसमें चर्चा होनी है। जमीन आवंटन, निवेश के लिए छूट पर भी फैसला हो सकता है। साथ ही सेवा नियम में संशोधन से जुड़े प्रकरणों पर भी आज फैसला संभव है। सौर ऊर्जा से जुड़े संयंत्रों को लगाने पर मंथन होगा। निजी निवेश आमंत्रित करने के लिए भी विचार होगा, मंथन होगा। भरतपुर, बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन पर भी अहम फैसला हो सकता है। तो सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा सकता है, ऐसी जानकारी है। और पीएम के दौरे को लेकर के भी विचार जो है वो किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्योंकि 1 साल पूरा होने को है भजनलाल सरकार को, और ऐसे में कई कार्यक्रम के आयोजन करने को लेकर के सियासी गलियारों से अपडेट सामने आ रहा है। और संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि पीएम का भी दौरा जो है वो हो सकता है, ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में है। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होनी है। सीएमओ में बैठक हो सकती है, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के आसपास ये बैठक होगी और इसमें राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा जमीन आवंटन, निवेश के लिए छूट पर भी फैसला लिया जा सकता है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनके बारे में आज बैठक में विस्तार से चर्चा करेगी भजनलाल कैबिनेट। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है सीएमओ में होनी है और इसमें सीएम भजनलाल शर्मा कई मुद्दों को लेकर के चर्चा करते नजर आएंगे। सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो रहेगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के, क्योंकि इसको लेकर के लगातार सीएम धरातल पर भी निरीक्षण कर रहे हैं उतर करके, क्योंकि राजस्थान में ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन होना है। और ऐसे में सीएम जो हैं हर एक बारीकी पर नजर बनाए हुए हैं। तो शाम 4 बजे सीएमओ में अहम बैठक कैबिनेट की होने वाली है। क्या क्या मुद्दे आज रहने वाले हैं चर्चा के दौरान, किस पर फैसला हो सकता है? सबसे अहम राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर माना जा रहा है, इसमें चर्चा होगी। जमीन आवंटन को लेकर चर्चा हो सकती है। सेवा नियम में संशोधन से जुड़े प्रकरणों पर भी आज बड़ा फैसला हो सकता है। सौर ऊर्जा से जुड़े संयंत्रों को लगाने पर भी मंथन होगा। तो हर एक मुद्दे के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन से वो मुद्दे जिसको लेकर आज विचार विमर्श और बड़े फैसले की उम्मीद थी। तो कई ऐसे फैसले हैं जिन्हें हरी झंडी कैबिनेट में दी जाएगी, कई ऐसे फैसले जिन पर मोहर लगाई जाएगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कई एजेंडे, कई मुद्दे। वन मंत्री संजय शर्मा को लेकर जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत खराब है। बेंगलुरु के एसटीएससीएमआई हॉस्पिटल में इस वक्त वो भर्ती हैं। अचानक से तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तमिलनाडु के त्रिची दौरे से लौट रहे थे मंत्री शर्मा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर्स ने 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पर उन्हें रखा हुआ है, यानी 24 घंटे तक वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने उनसे जो है उनका हालचाल जाना है, कुशलक्षेम पूछी। और इस दौरान बताया जा रहा है कि अचानक ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। 2 दिन बाद अलवर लौटेंगे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर तमिलनाडु के त्रिची दौरे से लौट रहे थे मंत्री शर्मा और इसी दौरान उनकी तबीयत बताया जा रहा है अचानक ही बिगड़ गई। इस वजह से उन्हें सीएमआई हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और उनकी तबीयत पर बारीकी से नजर जो है सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा भी बनाए हुए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को दिल्ली स्थित उनके आवास पर फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। यह खास रिपोर्ट इस पर देखिए। मोबाइल उठाने भर की देर थी। फोन के उस पार बैठा शख्स ना कुछ सोचने समझने के लिए तैयार था, ना कुछ सुनने के लिए। उसे बस अनर्गल गालियां देनी थी, जान लेने की गीदड़ भभकी देनी थी। मेरे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक कॉल आया, तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, मेरी आदत है मैं भाई साहब ही बोलता हूँ। तो उसने अनर्गल गालियाँ बोलनी शुरू कर दी सीधा ही, और के बोले तुझे गोली मार दूंगा, तू समझता क्या है, तू राज्यसभा में इसलिए आया है क्या? और अरे मैंने कहा क्या हो गया, किसको लगाया आपने फ़ोन? तो वो तो बोले ही जा रहा था और अनर्गल मतलब मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा था, लगातार गालियां बोलता जा रहा था।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं कि शख्स ने करीब 2 मिनट तक उनको धमकाया। उनकी ओर से जब उसे फोन किया गया तो कभी उसने बिहार से कॉल करने की बात कही तो कभी अनूपगढ़ से। राठौड़ कहते हैं कि धमकी के बारे में पूछने पर उसने फोन काट दिया। अच्छा, उसी नंबर पर हमने बाद में भी कोशिश की। हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी कोशिश की। एक चैनल वाले जो योगा योग सामने आ भी गए थे तो उन्होंने भी कोशिश की उस नंबर पर, लेकिन वो कभी तो बोलता है मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कभी बोलता है अनूपगढ़ बोला ना, अनूपगढ़ बोला उसने बोला कि अनूपगढ़ से बोल रहा हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि आपने मदन राठौड़ को धमकी दी तो उसने फोन काट दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी ली। मदन राठौड़ ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को खत लिखा है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की है और कुछ ही घंटों की कवायद के बाद आरोपी को अनूपगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। मानसिक रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता, कहीं न कहीं जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा अनस्टेबल प्रतीत हो रहा है। और इसका जो लड़का है आशीष, उसने भी यही बताया कि इसके पिताजी की कुछ जो है मानसिक परेशानी। सर, हेतराम ने अपने लड़के के नंबर से कॉल किया था मदन राठौड़ जी को। हेतराम जो नंबर इस्तेमाल कर रहा है वो सिम इसके लड़के के नाम से इशू है। अच्छा, बाकी उस मोबाइल का इस्तेमाल ये खुद कर रहा है। तो पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी सर? आगामी जो भी विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। अनूपगढ़ एसपी रमेश मौर्य के मुताबिक हेतराम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हेतराम कलेक्टर और एसपी ऑफिस में कई तरह के परिवाद देता रहा है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कह रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर में दरगाह के हिंदू मंदिर होने के दावे पर दंगल जारी है। और इस बीच अंजुमन दरगाह कमेटी और दरगाह दीवान की प्रतिक्रिया सामने है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अजमेर दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं बल्कि मैदान था। रिपोर्ट देखिए। यूपी के संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी दावों का दौर जारी है। एक और जहां हिंदू पक्ष दरगाह से पहले यहां मंदिर होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस बात को नकार रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष के दावों का आधार क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष ने अपने दावों में 1911 में लिखी गई हरविलास शारदा की किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया है। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। इस ग्राफिक्स के पेज नंबर 93 पे लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया। इसके आगे पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। आगे पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। वहीं पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाले यानी घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। अब इस मामले को लेकर दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं था, पहले यहाँ मैदान हुआ करता था। वहीं अंजुमन दरगाह कमेटी सचिव ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर वाद लगा देना ठीक नहीं है। वर्शिप एक्ट हर जगह लागू होना चाहिए। कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी
और वो भी कच्ची। 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहाँ कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहाँ से आ गया भाई? अगर माहौल सही होगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को इम्प्लीमेंट करे कोर्ट, जो पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ है, ताकि ये रोज़ की चूहा बिल्ली की लड़ाइयाँ बंद हो। देश का सांप्रदायिक स्वाद खराब हो रहा है और देश की एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो रही है, जो कि रोजगार देने में और महंगाई कम करने में और देश को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसमें छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है और पूजा स्थलों के धर्मांतरण पर रोक का प्रावधान है। दावों का दौर जारी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को मंजूर करने के बाद कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखना है आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सफाई कर्मी चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर ये हड़ताल हो रही है। अब तक वार्ता के कई दौर बीत चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डडोरिया का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हड़ताल जारी रखेंगे। पिंक सिटी का क्या हाल है, तस्वीरें लगातार आपको हम पिछले 3 दिन से दिखा रहे हैं। सफाई कर्मी चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर लगातार यह हड़ताल पिछले 4 दिन से जारी है और सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से अव्यवस्थाओं का अंबार लग चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांगे उठाते आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता अरबाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, आज के क्या हालात? जी बिल्कुल, देखिए चौथा दिन है और ये जो हड़ताल है आज भी जारी रहेगी। जिस हिसाब से कल वार्ता की बातचीत हुई थी, जो कोशिशें थी वो पूरी नहीं हो पाई और मुलाकात का जो पूरा बनाया गया था प्लान उस हिसाब से नहीं बैठ पाया। आज मंत्री स्तर पर फिर से बातचीत की कोशिश होगी और जो प्रतिनिधि मंडल है वो बातचीत के लिए पहुंचेगा, क्योंकि जो बुनियादी मांग है अनुभव प्रमाण पत्र की, उसको लेकर के पिछली हड़ताल के दौरान एक फैसला हुआ था जिसमें कुछ बातों को माना गया था और मानने के बाद में फिर लागू करने की बात की गई थी। अभी जब ये भर्ती निकली और सारी प्रक्रिया पूरी हुई, तब इस चीज को जब माना नहीं गया तो इसकी नाराजगी की वजह से हड़ताल हुई और अब प्रदेश के कई क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में सबसे बड़ा असर इसका कचरे के रूप में, कई जगह कचरे के ढेर हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बट आज देखें कि किस तरह से इस पूरी स्थिति के अंदर कोई रास्ता निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुन्नू अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। जुन्नू एसीबी टीम ने अजमेर डिस्कॉम के खेतड़ी नगर एईएन कार्यालय में कार्यरत लाइनमैन रावतार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी जुन्नू के एएसपी इस्माइल खान ने बताया कि 26 नवंबर को भोदन निवासी परिवादी मुकेश गुर्जर ने शिकायत दी थी कि लाइनमैन टिकटपुरा ढाणा निवासी रवातार उसे परेशान कर रहा है। उसके ट्यूबवेल कनेक्शन की वीसीआर ना भरने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया। शिकायत के दौरान सौदा 7,000 रुपए में तय हुआ। तय हुए सौदे के मुताबिक आज परिवादी मुकेश गुर्जर के पास लाइनमैन रावतार रिश्वत की राशि लेने के लिए जैसे खेत पर पहुंचा, परिवादी ने रिश्वत की राशि दी। तुरंत ही एसीबी की टीम ने सीआई सुरेश चंद के नेतृत्व में रावतार को गिरफ्तार कर लिया। बोधन गांव का मुकेश हमारी चौकी एसीबी झुंझुनू पे आया। उसने कहा साहब लाइनमैन है, वो ट्यूबवेल पे वीसीआर भरने के नाम पे, वीसीआर नहीं भरने के नाम पे रिश्वत मांग रहे हैं।
उसका हमने सत्यापन कराया। तो उसने एप्लीकेशन में 10 कहा था, सत्यापन के दौरान उसने 7,000 रुपये लेने तय किए। आज इसी के प्रकरण में हमने ट्रेप आयोजन किया गया और बोधन गाँव में लाइनमैन रामोतार को 7,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रुक करेंगे जालौर का, जहां पर किसानों का महापड़ाव जारी है। जिला मुख्यालय पर महापड़ाव का 12वां दिन है। भारतीय किसान संघ की जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर लगातार महापड़ाव कर रहे हैं किसान। 28 धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों का भी समर्थन इन किसानों को मिल चुका है। सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। फैसला नहीं होने की स्थिति में किसान माना जा रहा है कि बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कि आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। तो किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है और इस सब के बीच जो है आशंका ये जताई जा रही है कि अगर जल्द ही किसानों को किसी तरीके को कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो इस दरमियान जो उनका प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर पीकेसी-ईआरसीपी का शिलान्यास संभव है। सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को पीकेसी-ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारी राज्य सरकार के जरिए की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके लिए समय भी मांगा गया। पीएम राइजिंग राजस्थान में आएंगे और ऐसे में शिलान्यास समारोह ऑनलाइन होने की संभावना जताई जा रही है। 21 जिलों को मिलेगी पीकेसी-ईआरसीपी की सौगात। 15 दिसंबर को पीएम कर सकते हैं उद्घाटन। प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य के खर्च होंगे 45,000 करोड़। प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी-ईआरसीपी प्रोजेक्ट की सौगात दे सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को पीएम इस प्रोजेक्ट की नींव रख सकते हैं। करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के 21 जिलों को पानी मिल सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद ईआरसीपी की योजना को मिशन मोड में लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ एमओयू करके उसको धरातल पर उतारने के लिए उसकी डीपीआर बनवाना और उनमें किन बांधों को और जोड़ा जा सकता है, किन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, स्पष्ट निर्देश देकर सिंचाई विभाग को एक्टिव किया। मुझे उम्मीद है कि दिसंबर के माह में ईआरसीपी की योजना की आधारशिला उसका काम द्रुत गति से, तीव्र गति से शुरू हो। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच पहले ही एमओयू साइन हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से कृषि, उद्योगों और पेयजल के लिए जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, अजमेर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, अलवर, झालावाड़, भरतपुर और धौलपुर को पानी मिलेगा। नए जिले दूदू, कोटपुतली, बहरोड, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, व्यावर और गंगापुर जिले तक पेयजल और सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, जो सोच है कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, तो ये स्पष्ट है कि बहुत जल्दी ही राजस्थान के 21 जिलों को उनकी प्यास बुझाने का काम और सिंचाई के लिए पानी ईआरसीपी के माध्यम से मिलेगा। सालों से मध्य प्रदेश और हरियाणा के बीच इन प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद था, लेकिन भजनलाल सरकार बनने के बाद सभी विवादों का निपटारा किया गया। अब पीकेसी-ईआरसीपी कैनाल बनने से प्रदेश के 21 जिलों को इसका लाभ मिलेगा और छोटे बड़े बांधों के साथ तालाबों को भी जोड़ा जाएगा। ईआरसीपी को लेकर ये कहते हैं, पहले तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने सारा काम कर दिया है, सारे हमने समझौते भी कर लिए हैं। वास्तविकता ये है कि आप राजस्थान को अंधेरे में रख रहे हैं। आप पानी कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, क्या करोगे, पूरा अभी स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब वो कह रहे हैं हम उद्घाटन करेंगे, काम कांग्रेस की सरकार ने पहले ही शुरू कर दिया था। जब काम एक बार शुरू हो जाता है उसके बाद अब वो उद्घाटन करेंगे, तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री दावे कर रहे थे और जो राजस्थान की बीजेपी की सरकार दावे कर रही थी, वो दावे झूठे थे। आपको बता दें कि पीकेसी-ईआरसीपी का पहले चरण का काम अगले 4 साल में पूरा होगा।
इसमें नौनेरा बांध से बीसलपुर और इसरदा बांध को भी जोड़ा जाएगा। कोटा बूंदी जिले के डार्क जोन क्षेत्र को भी ईआरसीपी से जोड़ा जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इधर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हिमाचल सरकार पर तेज हमला बोला है। हिमाचल परिवहन के कर्मचारियों ने एक टीवी डिबेट देखने पर कारण बताओ नोटिस पर प्रमोद कृष्णम के ट्वीट पर कहा कि क्या हिमाचल में इमरजेंसी लागू है। सुखविंदर जी, राहुल गांधी जी ये नहीं, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और हिमाचल सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको दिखाते